नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म साल 2025 की वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल। तो पहला प्रश्न लेते हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के संगत है या असंगत। ये जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो यहां पर दिया हुआ है 3x धन 2y बराबर 5, 2x ऋण 7y बराबर 3y बराबर 7। तो यहां पर लेते हैं हल। हल में हम इन्हीं समीकरणों को फिर से उतारते हैं। 3x धन 2y और 5 जो बराबर के उस तरफ है तो ऋण 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 और 2x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। यहां पर लिखना पड़ेगा बच्चों, उपरोक्त समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर व्यापक रैखिक समीकरण क्या है? a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो यहां पर a1 हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 3, b1 क्या प्राप्त हो जाएगा 2 और c1 क्या प्राप्त हो जाएगा -5। इसी प्रकार a2 हमें प्राप्त हो जाएगा 2, b2 हमें प्राप्त हो जाएगा -3 और c2 हमें प्राप्त हो जाएगा -7। इससे हमारे कौन से मान निकलकर सामने आएंगे? a1/a2 बराबर 3/2, b1/b2 बराबर 2/3, c1/c2 बराबर ऋण 5/7। तो हम ये देख रहे हैं कि ये शुरू के ही दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। जब शुरू के दोनों मान आपस में बराबर नहीं है तो लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या होगा? अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अब रेखाएं चूंकि प्रतिच्छेदी होंगी या एक अद्वितीय हल होगा, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, इसका मतलब समीकरण निकाय क्या होगा? संगत होगा। अर्थात समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है बच्चों। अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इस प्रश्न के हल करने से पहले हमें इन 3 सूत्रों को अच्छी तरह से समझना है कि जब हम तुलना करेंगे और a1/a2 हमारा b1/b2 के बराबर नहीं होगा, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होगा, तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या हम बोलेंगे एक अद्वितीय हल होगा, या इसे ही हम बोलते हैं समीकरण युग्म संगत होंगे। कब? जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होता है। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 होता है, तब रेखाएं समांतर होंगी या कोई हल नहीं होगा। रेखाएं समांतर होंगी यानी कहीं नहीं मिलेंगी तो कोई हल नहीं होगा, या हम इसे ही बोलते हैं समीकरण युग्म असंगत होंगे। फिर तीसरी स्थिति है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं समपाती होंगी या अनंततः अनेक हल होंगे, एक दूसरे के ऊपर से ही गुजरेंगी दोनों समीकरणों की रेखाएं, यानी समपाती होंगी।
या अनंततः अनेक हल होंगे, या ऐसे ही हम कहेंगे समीकरण युग्म संगत होंगे। तो हम कहते हैं कि अद्वितीय हल और अनंत हल की शर्त में समीकरण युग्म संगत होते हैं और कोई हल नहीं की शर्त में समीकरण युग्म असंगत होते हैं। तो चलिए हम इस तरह का एक सवाल लेते हैं। हमारे पास समीकरण युग्म है, हल लिख देंगे। हल लिखकर समीकरण का पहला समीकरण यहां दे दिया, दूसरा समीकरण यहां दे दिया। फिर लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों की तुलना, उपरोक्त समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण से करने पर, व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर, व्यापक रैखिक समीकरणों से जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 और यहां है 7, 5 बटे 7। b1 बटे b2 क्या हो जाएगा, ऋण 4 है यहाँ 6 है, ऋण 4 बटे 6। c1 बटे c2 क्या हो जाएगा, 8 बटे ऋण 9, 8 और यहाँ ऋण 9। तो हमें देखने से यह पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्या होगा, इंप्लाइज a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब पहली ही शर्त लग गई है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी पहली शर्त लग गई ना। तो हम लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। बस बच्चों, ये सवाल का हल इतना ही है। हमें केवल तुलना करना है, कौन सी शर्त लग रही है यह देखना है। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 है तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 है तो रेखाएं समांतर होंगी। या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है तो रेखाएं समपाती होंगी। चलिए अगले सवाल नंबर 3 पर पहुंचते हैं। सवाल 3 है हमारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमारे पास समीकरण युग्म दिया हुआ है 7x ऋण 15y बराबर 2, x धन 2y बराबर 3। तो यहां पर हम लिख देंगे हल। समीकरण क्या है, 7x ऋण 15y बराबर 3 समीकरण नंबर 1, x धन 2y बराबर 3 समीकरण नंबर, सॉरी यहां पर 2 है, यहां समीकरण नंबर 2। अब हम यहां पर क्या ले लेते हैं, दोनों समीकरण हमें ज्ञात है, यहां लिख देंगे ज्ञात है या दिया है, ये हो गया। अब हमारे पास जो सरल समीकरण है जिसके गुणांक 1 या 2 होते हैं वो सरल समीकरण होते हैं। तो यहां पर देखिए सेकंड नंबर का समीकरण सरल है, तो हम इससे ही मान को निकालकर पहले नंबर के समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहां हम लिख देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है, x धन 2y बराबर 3। तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 3 ऋण 2y। ये हमारा x का मान निकल कर आया, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास 2 से 3 बना, तो हम फिर क्या लिख देंगे कि x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x के मान को हम कहां कर देंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहां पर जब हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो एक क्या है, 7x ऋण 15y बराबर 2। x का मान कितना है, 3 ऋण 2y। तो यहां पर हम रख देंगे 7x के स्थान पर रख देंगे 3 ऋण 2y, फिर ऋण 15y बराबर 2। फिर क्या हो जाएगा, हम इस मान को आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 7 × 21 ऋण 7 दूनी 14y ऋण 15y बराबर 2।
y के मानों को उस तरफ कर देंगे, संख्या को इस तरफ कर देंगे, 21 ऋण 2 हो जाएगा। और ये 14y और 15y दोनों उस तरफ चले जाएंगे, 15y धन 14y, तो ये हो जाएगा 29y बराबर 19। तो प्राप्त हो जाएगा हमें y का मान, y बराबर 19/29। ये हमें y का मान प्राप्त हो गया बच्चों। अब क्या करना पड़ेगा, y के मान को, जो हमारा सरल समीकरण से एक समीकरण प्राप्त हुआ है ना 3, इसमें रख देंगे। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, जब हम समीकरण 3 में y के मान को रख देंगे तो क्या है, x बराबर 3 ऋण 2y, x बराबर 3 ऋण 2y, यहां रख दीजिए 3 ऋण 2, y का मान है 19/29। ये हो जाएगा 3 ऋण 19 दूनी हो गया 38/29। अब यहां पर 29 दिया हो जाएगा 87 ऋण 38/29। 87 में से 38 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान हमारा, देखिए 17 में से 8 गए तो 9, और 7 में से 3 गए तो 4, 49/29। तो हमारे आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त किए। सबसे पहले हमारे पास हमने समीकरणों को उतारा। समीकरणों में जो सरल समीकरण था x धन 2y बराबर 3, उसको हमने पक्षांतर करके x को या y को किसी एक को अकेला करना होता है। हमने x को अकेला किया, फिर x को अकेला करके इस x के मान को, जो दूसरा जो समीकरण था, जैसे समीकरण 2 से हमने इसे निकाला है, तो अब समीकरण 1 में x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया। ये इस तरह से हमें y का मान पहले प्राप्त हुआ, और फिर y के मान को, जो छोटा सा समीकरण हमारा बन के तैयार हुआ था x बराबर 3 ऋण 2y, उसमें रख दिया। तो हमें 1 2 3 कहीं भी रख सकते हैं हम y के मान को, लेकिन 3 में रखने पर सरलता से हल हो गया वो, और x का मान हमारा 49/29 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं चौथा सवाल। चौथा महत्वपूर्ण सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं और उनका अंतर कितना है, 26 है। तो हल में ले लेते हैं, हल माना पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y है, ये हमने मान लिया। तो हमारे पास शर्त क्या है, शर्त फर्स्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x में से y को घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 26, यानी बड़ी संख्या x में से छोटी संख्या y को घटाने पर 26 प्राप्त हो रहा है। फिर दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी कौन है, जो बड़ी संख्या है वही 3 गुनी है। तो x के बराबर y को पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, शर्त सेकंड देखिए। शर्त सेकंड कहता है कि x y से 3 गुनी है, तो दोनों कब बराबर होंगी, जब y को भी हम 3 गुना कर देंगे तो वो x के बराबर हो जाएगा। y को 3 गुना कर देंगे तो x के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। बस अब कुछ भी नहीं करना है, समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर बस अब यहां पर हम x बराबर 3y है, इस 3y को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x के स्थान पर x ऋण y बराबर 26 हमारा समीकरण 1 है, इसमें हमें x बराबर 3y रखना है, तो रख दीजिए x के स्थान पर 3y ऋण y बराबर 26 इंप्लाइज 2y बराबर 26।
तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 26/2। तो क्या होगा, 13 बार कट जाएगा, y बराबर आ गया 13। y का मान हमारा 13 प्राप्त हो गया। फिर y के मान को, ये देखिए समीकरण 2 सरल है, तो लिख देंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है, x बराबर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y। तो रख दीजिए यहां पर y का मान 13, x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 13। x बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 39 प्राप्त हो गया। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा पहली संख्या x बराबर 39 एवं दूसरी संख्या y बराबर 13 है। जब दोनों का आप अंतर करके भी देखेंगे तो भी 26 प्राप्त होगा हमें बच्चों। अब हमारे पास है सवाल नंबर 5। तो देखिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 है हमारा, ये जो पहले देख लीजिए, जो चौथा सवाल है, इससे हम विलोपन विधि से भी हल कर सकते थे। इस 3y को इस तरफ पक्षांतर करके विलोपन विधि से भी कर सकते थे। प्रतिस्थापन विधि से सरल है, इसलिए सरलता से हो पाया। अब आगे देखते हैं 5वां सवाल। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संपूरक कोण है तो हल लिख देंगे। तो संपूरक कोण यानी वे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो लिखते हैं, माना बड़ा कोण x एवं छोटा कोण y है। ये हमने मान लिया, बड़ा कोण को x, छोटा कोण को y मान लिया। तो संपूरक है तो पहले लिख देंगे प्रश्नानुसार, या अब एक ही लिख सकते हैं, शर्त फर्स्ट शर्त सेकंड भी लिख सकते हैं, या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं शर्त फर्स्ट क्या है, दो संपूरक कोण है तो कोण x धन कोण y बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। x और y दोनों मिलकर 180 अंश होंगे। अब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से, ये 18 अधिक है x, तो यहां पर हम 18 जोड़ देंगे तो दोनों हो जाएंगे बराबर। अब इसे हम व्यवस्थित कर लेंगे तो x ऋण y बराबर कितना हो जाएगा, 18। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से हम देख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 में x और y के गुणांकों में अंतर नहीं है, मतलब गुणांक एक एक ही है सबके। यहाँ पर y का ऋण 1 है तो गुणांक समान करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे x धन y बराबर 180 पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है x ऋण y बराबर 18 अंश। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ने पर क्यों, क्योंकि y एक समान गुणांक है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, ये y से y कैंसिल हो जाएगा। x और x मिलकर हो जाएगा 2x बराबर 198। अब 198 अंश हो गया तो x बराबर हो जाएगा 198/2। तो हो जाएगा 2 नम 18, 2 नम 18, x का मान आ गया 99। x का मान 99 आया तो x के मान को समीकरण कोई भी 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर तो x कितना है, x धन y बराबर 180 अंश है। अब x का मान हम क्या ले लेंगे, 99 अंश, धन y बराबर 180 अंश, तो y बराबर हो जाएगा 180 अंश ऋण 99 अंश, तो y बराबर हो जाएगा
81 अंश। तो आंसर हो जाएगा वे दो कोण x बराबर 99 अंश एवं y बराबर 81 अंश है। इस तरह से बच्चों हमने दोनों संपूरक कोणों को पहले शर्त फर्स्ट लगाया, शर्त फर्स्ट लगा के हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ, फिर दोनों में शर्त सेकंड लगाया तो हमें इस तरह से x माइनस वाई बराबर 18 दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। दोनों को जोड़ दिया तो y कैंसिल हो गया, x का मान प्राप्त हुआ। x के मान को समीकरण किसी भी एक समीकरण में रखना था, एक में रख दिया, y का मान प्राप्त हुआ और ये हमें x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए। छठवां महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपए बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहां हल ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 9:7 दिया हुआ है। तो पहले व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी? माना पहले व्यक्ति की आय बराबर 9x एवं दूसरे व्यक्ति की आय बराबर 7x। ये देखिए 9:7 है ना, इसलिए अब उनके प्रति महीने 2000 रुपए बचा लेते हैं। फिर से क्या दिया हुआ है? उनकी व्यय का अनुपात, दो व्यक्तियों के व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:3 है खर्चों का अनुपात। तो माना पहले व्यक्ति का खर्च बराबर 4y एवं दूसरे व्यक्ति का खर्च बराबर 3y। अब क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि पहले वाले की आय में से पहले वाले का खर्च घटाएंगे तो 2000 रुपए बचा रहा है, दूसरा वाला भी 2000 बचा रहा है। मतलब 9x ऋण 4y बराबर 2000 समीकरण नंबर 1। और दूसरा व्यक्ति कमा रहा है 7x, खर्च कर रहा है 3y और यह भी बचा रहा है 2000 रुपए, समीकरण नंबर 2। अब हम इसमें x या y के गुणांक को समान कर देंगे। x या y के गुणांक को समान करने के लिए हम चलिए y का गुणांक छोटा लग रहा है तो समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में 4 का गुणा कर देंगे। लिखते हैं समीकरण 1 में 3 का एवं समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर। चिन्हों का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, वो फिर भविष्य में बाद में हम जोड़ना या घटाना करके लगा सकते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे तो 9 तिया 27x ऋण 3 12y बराबर 2 3 दूनी 6000। फिर इसमें 4 का गुणा कर देंगे समीकरण 2 में तो 4 सत्ते 28x ऋण 12y बराबर 8000। अब चूंकि ये समान चिन्ह है इसलिए हमको यहां पर लिखना पड़ेगा। समान करने के लिए क्या करना पड़ता है? घटाने पर। तो ये हो जाएगा धन का ऋण, ये भी ऋण का धन और ये धन का ऋण, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ऋण x बचेगा यहां पर, ऋण x बराबर 2000। तो x बराबर क्या हो जाएगा?
2000 x का मान हमें 2000 प्राप्त हो गया। हमने चूंकि माना है कि पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x है और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x है, हमें आय ही ज्ञात करना है, इसलिए हमें y का मान ज्ञात करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। हम सीधे लिख देंगे पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x बराबर 9 गुणा 2000 बराबर 18,000 रुपए, और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर 7x है, तो 7 गुणा 2000 बराबर 14,000 रुपए। तो बच्चों इस तरह से हमें आंसर प्राप्त हो गया। यदि हमें इनकी तुलना करना है और यदि जांच करना है तो हमें फिर y का मान भी निकालना पड़ेगा, और जांच करने के लिए फिर y के मान से व्यय निकालना पड़ेगा और फिर जांच करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल हमें मासिक आय ही पूछा है, तो हम केवल मासिक आय निकालें। 7वां प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। पहला समीकरण दिया हुआ है x धन y बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x धन ऋण 3y बराबर 4। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं हल और शुरू करते हैं। पहला समीकरण है x धन y बराबर 5 समीकरण नंबर 1, फिर है 2x ऋण 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। अब हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में x या y के गुणांकों को समान करना होता है। तो देखिए बच्चों, यहां पर यदि हम x में 2 का गुणा कर दें समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहां तो 2x पहले से है। या फिर यहां पर समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर दें तो यहां गुणांक समान हो जाएंगे। चिन्हों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। असमान चिन्ह है तो समीकरणों को जोड़ना है और समान चिन्ह है तो समीकरणों को घटाना है। तो फिर हम यहां करते हैं, समीकरण 1 में 2 का एवं समीकरण 2 में किसी का भी गुणा नहीं करना है तो हम 1 का लिख देते हैं। 2 में 1 का गुणा करने पर दोनों के गुणांकों को समान करने के लिए समीकरण 1 में हम जब 2 का गुणा करेंगे तो पूरे तीनों पदों में होगा। तो 2x हो जाएगा धन 2y हो जाएगा बराबर 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर यहां देखिए 2x पहले से है, ऋण 3y बराबर 4। यहां तो 1 का गुणा कर रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखिए कि चिन्ह कैसे हैं, 2x के पास चिन्ह समान है, तो असमान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाने पर। और असमान चिन्ह होते तो हमें लिखना पड़ता जोड़ने पर। अब घटाने पर ये 2x के सामने धन का चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा, 3y के सामने ऋण का चिन्ह है तो धन हो जाएगा, और 4 के सामने धन का चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा। फिर ये देखिए समान पद कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 2y धन का और 3y धन का मिलकर हो गए 5y, और 10 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 6। तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 6/5। y का मान हमें 6/5 प्राप्त हो गया। अब हम लिख देते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे y का मान को। समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 5 है। पहले लिख देते हैं समीकरण 1, x धन y बराबर 5 है। इसमें हमें y के मान को रख देना है, तो x धन y की जगह में रख देंगे 6/5 बराबर 5। अब देखिए x यहीं रह जाएगा और उस तरफ चला जाएगा 5 ऋण 6/5। फिर हो जाएगा x बराबर 5 25 ऋण 6/5, और अब हो जाएगा x बराबर 25 में से 6 जाएंगे तो 19/5। तो आंसर हमारा क्या प्राप्त होगा, x बराबर 19/5
और y बराबर क्या आया था हमारा, देखिए 6/5। इस तरह से हमें विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है बच्चों। अब लेते हैं 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हम यहां पर हल कर देंगे। सबसे पहले दोनों की आयु मान लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है मान लिया नूरी की वर्तमान आयु, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हम लगाते हैं शर्त फर्स्ट। पहली शर्त क्या कह रही है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु में से नूरी की आयु में से भी 5 घटा दीजिए और सोनू की आयु में से भी 5 घटा दीजिए। लेकिन अभी भी ये बराबर नहीं होंगे। बराबर करने के लिए हमें पता है कि नूरी की आयु कैसी है, 3 गुनी है, तो सोनू की आयु पे भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। x ऋण 5 बराबर 3y ऋण 3 5 15। अब हम x ऋण 3y को इस तरफ कर देंगे और ऋण 15 ऋण 5 उधर जाएगा तो धन 5 हो जाएगा। चर को एक तरफ और अचर को दूसरी तरफ कर दिया। x ऋण 3y बराबर ऋण 10 समीकरण नंबर 1 हो गया। अब शर्त सेकंड क्या है? शर्त सेकंड दूसरी लाइन पढ़ेंगे। 10 वर्ष पश्चात, अब वर्तमान से 10 साल बाद की बात हो रही है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब नूरी की आयु कैसी हो जाएगी? सोनू की आयु 10 साल, दोनों की उम्र में पहले जोड़ दीजिए, x धन 10 और y धन 10। लेकिन अभी ये बराबर नहीं है। अब 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी है, तो सोनू की आयु में 2 का गुणा कर देंगे, तब तो दोनों समीकरण बराबर होंगे ना। अब होगा x धन 10 बराबर 2y धन 20। अब हम इसे पक्षांतर कर देंगे। x ऋण 2y बराबर 20 और 10 उधर जाएगा तो ऋण 10 हो जाएगा। x ऋण 2y बराबर 10। अब देखिए x ऋण 3y बराबर ऋण 10 है और x ऋण 2y बराबर 10 है, यानी गुणांक x के समान है, तो हमें कुछ भी जोड़ना मतलब गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणांक पहले से ही समान है। तो हम लिख देते हैं यहां पर समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से लिख दीजिए दोनों समीकरणों को। x ऋण 3y बराबर ऋण 10 और x ऋण 2y बराबर 10। अब x का गुणांक समान है लेकिन चिन्ह भी समान है। असमान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाने पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये x यहां पर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऋण 3y और धन 2y मिलकर हो जाएंगे ऋण y, और ऋण 10 और ऋण 10 मिलकर हो जाएंगे ऋण 20। तो y बराबर आ गया 20। y हमने किसकी आयु माने थे? y हमने माने थे सोनू की वर्तमान आयु। सोनू की वर्तमान आयु हमें मिल चुकी 20 वर्ष। अब y के मान को समीकरण जो भी आपको आसान लग रहा हो, 1 या 2, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1? x ऋण 3y बराबर ऋण 10। इसमें रख देंगे, y का मान 20 है तो रख दीजिए y का मान 20। x ऋण 3 y का मान हो गया 20 बराबर ऋण 10।
x ऋण 20 दिया हो गया 60 बराबर ऋण 10। तो x बराबर हो गया ऋण 10 और उस तरफ जाके धन 60 हो गया। तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 50। तो नीचे आ जाएगा आंसर, क्या आया, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की क्या माने हमने देखिए, नूरी की हमने x माने, सोनू की y माने। नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष एवं सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष है। तो बच्चों चैप्टर 3 का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।